उस दिन पूरे। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और प्रयोगशाला परिचारक में बायो की इस सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्रजनन तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो हर डिपार्टमेंट को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक, आसान सा रहता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। लोग अधिकतर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन नाम सुनकर घबरा जाते हैं, सहमे से महसूस करते हैं या फिर नॉर्मल फैमिलियर महसूस नहीं करते। वैसा कुछ भी नहीं है। जिस परसेप्शन से आप सोचकर इस वर्ड को लेकर चलते हो वैसा इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके पूरे प्रोसेस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है या बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और ये आपके लिए केवल और केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मैंने ये चैप्टर पढ़ाते हुए भी बोला था स्टूडेंट्स को, और ये एमसीक्यू करा रहा हूँ तो भी ये आपके ना जनरल नॉलेज के लिए, एक सोशल ह्यूमन बींग बनने में भी, डेवलपमेंट में भी आपके काम आएगा। तो इस नज़रिए से इसको पढ़िएगा। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? माँ के गर्भ में बच्चा खालिस्तान के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। इन द मदर्स वॉम द चाइल्ड रिसीव्स इट्स न्यूट्रिशन थ्रू। ये शुरुआती समय की बात कर रहा है, जब बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है तो एक पर्टिकुलर माँ की गर्भ के अंतर्गत एक ऑर्गन डेवलप होता है या पहले से रहता है, जो भी मानो आप, वो रहता है। उसके माध्यम से माता जो भी ग्रहण करती है वो बच्चे तक पहुंचकर आता है। इसलिए बोला जाता है ना, सुनते होगे आप लोग कि प्रेगनेंसी के दौरान धूम्रपान, शराब इनका सेवन न करें। एक टाइम पीरियड के बाद ज़्यादा जो चीज़ें हार्मफुल है वो ना खाएं, बोलते हैं। कारण यही है क्योंकि माता जो खाती है वो सब बच्चे पर जाता है, बच्चे को वहीं से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गर्भनली बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, या बीजांडाशय, मतलब फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, या हार्मोन, या फिर प्लेजेंटा, क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग इसको प्लेजेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेजेंटा, बीजांडाशय, प्लेजेंटा। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें ना आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से फर्क नहीं पड़ता, आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद करोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक, मैं हूँ हिंदी मीडियम का, मैं पढ़ाता हिंदी मीडियम में हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को जहाँ पर इंग्लिश वाले की ही जरूरत पड़ती है मैं पर्टिकुलर बता देता हूँ। जहाँ पर दोनों आपको पढ़ के चलना है मैं दोनों के बारे में बोलता हूँ। ठीक है ठीक, तो ये प्लेजेंटा। किसी को लग रहा होगा कि सर कुछ मुंह पर दबा कर बात कर रहे हो, लौंग दबाया हूँ, खांसी है करके, गलत मत समझना कि तंबाकू वम्बाकू दबा के बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो कमेंट करते हैं भाई, पूछते हैं सर, क्लास वाले ऑफलाइन वाले भी पूछते हैं कि सर कल आपका आवाज़ थोड़ा बदला लग रहा था या होठ के नीचे कुछ दबा हुआ लग रहा था। तो लौंग है वो, तंबाकू नहीं है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिशत प्रतिशत नहीं, प्रतिरूप मौजूद होते हैं? प्रतिरूप का मतलब है कि सेम कॉपी, कॉपी बोल सकते हैं प्रतिरूप। तो बोल रहा है लैंगिक प्रजनन मतलब कि क्या? सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, उनमें कितने जेन्स जो होते हैं एक समान दिखाई देते, कितने कॉपीज होती हैं उनकी। तो जब रिप्रोडक्शन होता है उसमें समान गुण के वंशाणुओं का मतलब होता है भैया कि जो एक्स और एक्स वाई की जो हम बात करते हैं ना क्रोमोसोम्स में, उनके बारे में ये बात कर। तो जब अगर फीमेल और मेल जब दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो रहते हैं, 23वें नंबर का गुणसूत्र असमान रहता है, अलग रहता है, लेकिन इनमें भी ये वाला और ये वाला क्या है? सेम है। मतलब दो प्रतिरूप रहते हैं इसमें। क्या रहते हैं? दो समान प्रतिरूप मौजूद रहते हैं। समान, समझ में आया? तो वही पूछ रहा था, वंशाणु, समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप? तो दो रहते हैं भैया, दो समान गुण वाले वहां पर मौजूद रहते हैं, इसमें भी और उसमें भी। ऐसे आप समझ सकते हो। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने केवल एक क्रोमोसोम का सहारा लेकर आपको बताया। ठीक, तो दो याद रखना। अगला, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है द मोबाइल बैक्टीरियल कॉल इज कॉल्ड। युग्मक गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं,
फीमेल गैमेट बोलते हैं या आइसोगैमेट बोलते हैं। मतलब ऐसा कौन सा गैमेट है या आपका जीवाणु है, कोशिका है, जो गतिशील होता है। तो जब भी प्रजनन में बात करते हैं तो गतिशील जो जीवाणु होता है या गतिशील जो कोशिका होती है वो होती है स्पर्म की। किसकी होती है? स्पर्म की, स्पर्म की, ठीक है, शुक्राणु की। और ये शुक्राणु क्या है, फीमेल में होता है कि मेल में? तो ये शुक्राणु होता है मेल में, तो ये मेल गेमेट के अंतर्गत आएगा। क्या? नर युग्मक। नर युग्मक जो होता है वो गतिशील जीवाणु कोशिका होती है, या इसी को कहा जाता है। और मादा युग्मक क्या होता है आपका? फीमेल गैमेट, ओवम, अंडाणु, एग्स। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, इन कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? ये मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन में डिफरेंशिएशन क्या रहता है, दोनों का अंतर मैंने समझाया, आपको याद कराया। कोई स्टूडेंट अगर हमारे कोर्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो हमारे कोर्स को परचेज कर सकता है, क्योंकि बहुत ही कम कीमत पर प्रयोगशाला परिचारक के कोर्स अवेलेबल है। आप उसको परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अभी भी मौका है, क्योंकि अभी भी एग्जाम डेट कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अनाउंसमेंट होने से मतलब 40-45 दिन का तो समय मिलता है, तो आप अभी से परचेज करके पढ़ रहे हो, मतलब आप अपने साथ रोज एडिशन करते चल रहे हो उस 50 दिनों का, 45 से 50 दिनों का, ठीक है। तो अभी भी आप परचेज करके आराम से 2 महीने में सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उस टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं, 99 रुपीज़ पर अवेलेबल है। और अपने जितनी भी तैयारी हुई है उसका आकलन कर सकते हैं। एक बार दिला चुके हैं तो दोबारा और दिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि केवल एक ही बार दिलाना है, दोबारा और दिलाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में देखते हैं। अलैंगिक, इसमें कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल्स है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, देखते हैं। फर्स्ट क्या बोलता है, अलैंगिक प्रजनन में केवल एकल जीव भाग लेते हैं तथा लैंगिक में 2 जीव। तो ये तो सही है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 2 प्रकार के आते हैं, एक मेल एक फीमेल आता है, लेकिन जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये तो सही हो गया, तो हमको गलत हटने बोला तो पहला तो आएगा नहीं। दूसरा देखते हैं, अलैंगिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती, लैंगिक प्रजनन में विविधता। ये भी सही बात है। अलैंगिक मतलब एक ही, जैसे हम लोग हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा अपने ही समान जीवाणु को, अमीबा अपने ही समान जीवाणु को, यूग्लिना अपने समान बैक्टीरिया को पैदा करता है, तो उसमें कोई भी समानता असमानता वाली बात नहीं होती। जैसा वो दिख रहा था उसी के एज इट इज दिखता है, तो इसमें विविधता नहीं पाई जाती। लेकिन लैंगिक प्रजनन में विविधता दिखती है। आप पूरे पूरे अपने माता और पिता के समान दिखते हो कि नहीं दिखते? आप मिले जुले रूप से दिखते, तो विविधता मिलती है इसमें। अगला, अलैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता है लेकिन लैंगिक में युग्मक का नहीं, ये गलत है। लैंगिक में युग्मक बनता है, अलैंगिक में नहीं बनता। जो गैमेट वर्ड यूज करते हैं हम लोग, गैमेट्स, वो आपके लैंगिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, न कि असेक्सुअल में। तो यही रॉन्ग है आपका, तीसरा रॉन्ग है। चौथा देख लेते हैं, अलैंगिक मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनक और संतति में समानता पाई जाती, सही बात है। प्रजनन में नए जीव जो लैंगिक वाले हैं उसमें प्रजनन में नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते, अनुवांशिक हेरिडिटी के रूप में, हेरिडिटी के रूप में हम लोग समान दिखते हैं अपने माता पिता के, ठीक है। तो ये देखना, तो ये भी सही है, हमको गलत चुनना था, तो केवल तीसरा गलत है। तो ओनली 3 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ओनली 3 इज ए करेक्ट आंसर, वही बस गलत है, ठीक है। चलो, तो जेनेटिकली बोलो, हेरिडिटी के रूप में हम लोग अलग अपने माता पिता से अलग नहीं, समान दिखते हैं, बाकी ऐसे थोड़ी विविधता होती है। 5वां क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज का जोड़ना, माता के रक्त प्लेजेंटा के माध्यम से पोषण, भ्रूण और इसकी कोशिका के विकास। तो इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ जाइगोट टू द लाइनिंग ऑफ अ यूटेरस। इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन का बात हो रहा है, जब वो इम्प्लांट होता है, भ्रूण जो जाइगोट युग्मक जब बनते हैं, 2 अलग अलग युग्मक मेल एंड फीमेल वाले जो जाइगोट है आपस में जुड़ते हैं, जाइगोट के बाद ये क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। सॉरी, जाइगोट नहीं, गैमेट, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, और जाइगोट निर्माण होने के बाद गर्भाशय पर, यूटेरस पर जाकर रुकता है, वहां पर उसको स्थान मिलता है, यही प्रक्रिया आपकी इम्प्लांटेशन कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उसका रुकना, उसका जुड़ना किसके साथ, गर्भाशय के साथ। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बार बार आप सुनते होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, वृषण ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 7वां, अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो एग, थ्रू विच मीडियम द एग इज ब्रॉट टू द ओवरिस कैविटी,
मतलब कोख में जो माता का गर्भ होता है, गर्भाशय बोल सकते हो, ओवरी में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि फीमेल में 2 जोड़ी ऐसे आपके क्या पाए जाते हैं, अंडा अंड कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें से क्या बनता है आपके ऐसे, ये फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से ऐसे यहाँ पर आते हैं, फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर एग्स का निर्माण होता है 28 दिन में एक साइड और अगले 28 दिन में एक साइड। ये 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, और इसी दौरान हर बार अलग अलग तरह क्या एग्स के डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन ये एग्स डेवलप्ड होने के बाद आपके फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से सामने की ओर लाए जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर यूटेरस पर, गर्भाशय पर, जहां पर वो निषेचन करता है, फर्टिलाइट होता है। तो डिंब वाहिनी बोलते हैं हिंदी में इसको, लेकिन फेलोपियन ट्यूब आपको याद रखना है। फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही कोई भी एग माता की गर्भ तक लाए जाएंगे, ध्यान में रखना भैया। अगला प्रश्न, गर्भनाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एम्बिलिकल कॉर्ड? ठीक है, तो गर्भनाल क्या होता है? गर्भनाल का मतलब है जिसके माध्यम से अभी पोषण वोषण हो रहा था बच्चे को, जिसको हम लोग प्लेजेंटा भी बोल दिए थे, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन पोषण प्राप्त होता है। सच्चाई बात है, इसी से ही तो प्राप्त होगा। माता जो भी खाती पीती है वो बच्चे तक इसी के माध्यम से पहुंचता है। बच्चे के विकास को प्रेरित करता है, हाँ, क्योंकि ब्लड फ्लो इसी के माध्यम से होता है और उसके नए नए टिश्यूज का डेवलपमेंट करता है। शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करता है, हाँ ये भी सही बात है, शरीर में लैक्टोजन के बनने में भी ये मदद करता है। अगर यही डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके शरीर में जो आपके नहीं, माताओं की जो माता बनने वाली रहती है उनके अंदर जो दूध निर्माण का जो प्रोसेस है वो शुरू कब होगा? ये जब प्रोसेस शुरू होगा तो उसको मदद करता है, ठीक है। माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है, हाँ इसी के माध्यम से माता और बच्चे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही ऑप्शन सही थे, चारों ही कथन स्टेटमेंट सही थे, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये क्लासेस में मैंने इसको आपको समझाया था कि कैसे बच्चों में प्लेजेंटा के माध्यम से जाता है। अब ये जस्ट जज करने वाला क्वेश्चन था। हो सकता है आपको लगेगा सर आपके नोट्स में तो आपने तो गर्भनाल के बारे में नहीं पढ़ा है, तो प्लेजेंटा जो पढ़ाया है उसी का ये रूप है, उसी के माध्यम से ये सब सारी चीजें होंगी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ना आप थ्योरी में ना भी पढ़े रहो ना, तो जज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। आप जज करने के आधार पर, अपने सोच अपने निर्णय लेने के आधार पर क्वेश्चन का आंसर करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उस अंग का नाम बता दे जहां भ्रूण विकसित होता है। नेम द ऑर्गन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स। तो एम्ब्रियो कहाँ होगा जी? भ्रूण, भ्रूण होता है आपके गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। तो यूटेरस, यूटेरस में आपका जो भ्रूण है वो विकसित होता है। फर्टिलाइज होता है सबसे पहले तो एग्स एंड स्पर्म, एग्स एंड स्पर्म सबसे पहले फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद इसी यूटेरस पर उसको स्थान मिलता है। अभी मैंने बताया था ना, ये नाशपाती के आकार का योनि होता है। यहां से मान के चलो एग आया हुआ था, स्पर्म यहां पर आया, ये क्या होगा? सबसे पहले एक्टिवेट होगा जब फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद जब ये एम्ब्रियो स्टेज में आता है तो यहाँ पर ये पूरे हिस्से को बोलते हैं, ये वाले हिस्से को, इधर हो या इधर वाले हिस्से में, ये हम लोग बोलते हैं इसकी दीवारों को क्या? गर्भाशय। यहाँ पर वो स्थान प्रदान करता है, धीरे धीरे करके वो प्लेजेंटा का निर्माण होता है, फिर बॉडी से सारे न्यूट्रिशंस लेते जाता है और बच्चा 9 महीने तक माता की गर्भ में रहता है। तो ये वाला होता है प्रोसेस, ठीक है। आगे, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? किसका? ओवरी का होगा, जर्म सेल का होगा, गैमेट का होगा या जाइगोट का? तो भैया जब भी निषेचन होता है ना, फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट बनता है। गैमेट तो आता है, एक तो स्पर्म के रूप में आएगा और एक एक्स के रूप में आ जाएगा। जब दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे तब वो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोडक्टिव सेल? रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है? युग्मक, युग्मक ही तो होता है रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे मेल के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल गैमेट होता है वो कौन सा होता है? मेल गैमेट। मेल गैमेट होता है आपका स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? एक्स। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट फिर धीरे धीरे फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर एक बच्चे में कन्वर्ट होता है, चाइल्ड में, बेबी में, ठीक है। तो ये होता है। तो ये जो गैमेट है यही क्या है? प्रजनन कोशिकाएं होती है। पुरुष के अंदर स्पर्म, और यही सबसे छोटा जीवित कोशिका होता है मानव शरीर में, और सबसे बड़ी जीवित कोशिका एग होती है, ठीक है, याद रखना। अगला,
मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कॉल्ड? ये नया चीज था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मेरे से पढ़े हुए हैं, जो क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो जरूर इसको नोट करना कि प्रोसेस का नाम क्या है, ये याद रखना। इस प्रोसेस के नाम को बोलते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, तो अंड जनन बोलते हैं। वैसे तो हिंदी में आप पढ़कर आराम से मार सकते थे कि अंड जनन ही होगा, बट फिर भी नोट कर लियो ताकि आपके ध्यान में रहे। तो इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। चलो अगला देखते हैं। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक, तो नवजात शिशु को आपको पता होगा कि 6 माह तक, लगभग 6 माह तक माता के दूध का ही सेवन कराया जाता है। एक बच्चे को माता का दूध ही पिलाया जाता है। कारण क्या रहता है? उसके डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बोल सकते हो, उसके अंदर इम्यून सिस्टम बोल सकते हो, ये सब प्रोवाइड करता है माता का 6 माह का दूध बच्चों को। तो सबसे पहले इस तरह को उसको पिलाया जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, वसा बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कोलोस्ट्रम बोला जाता है। कोलोस्ट्रम क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। जो सबसे पहले बार में स्त्रावित होता है ना जो दूध, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। और कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है? तो कोलोस्ट्रम प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी प्रदान करता है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है ये बच्चे के अंतर्गत। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है क्या? कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम क्या है? तो माताओं के प्रथम जो दूध स्त्रावन होते हैं, पहले जो दूध के वो निकलते हैं, लिक्विड जो निकलता है, उसको बोला जाता है, पहले स्त्राव को बोलते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथि से। चलो आगे देखते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में खालिस्तान शामिल होता है। जो गर्भ निरोधक गोली, इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज करते हैं ताकि जो अनवांटेड बेबी है वो ना हो, एक सेफेस्ट वे में, एक शेड्यूल्ड तरीके से बच्चों का हम पैदा करें, इसलिए हम लोग इस चीजों का यूज करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का। तो इसमें क्या मिला होता है? केवल प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, दोनों या फिर दोनों ही नहीं। जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है और एस्ट्रोजन जो होता है, ये मेल और फीमेल क्या होते हैं? ये मेल फीमेल हार्मोन के अंतर्गत आने वाले रहते हैं। ठीक है, और मेल फीमेल हार्मोन में आता है, लेकिन इसको हम लोग गौण रूप से, गौण मतलब बहुत ही कम, माइनर रूप से ये दोनों को मिलाते हैं। किसमें? गर्भ निरोधक गोली में। तो गर्भ निरोधक गोली में आपके दोनों ये हार्मोन उपस्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, याद रखना। अगला प्रश्न। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की स्थिति को क्या कहा जाता है? व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज स्टार्ट मैच्योरिंग, द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी स्लो डाउन, दिस स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इज कॉल्ड। देखो क्या होता है बच्चों में, आप देखो जैसे आप भी अभी तक बड़े हो गए या मैं भी बढ़कर आया, तो हम 14 साल की उम्र के बाद आप अपने आप में देखोगे कि आप थोड़े से या तो मोटे हो गए होगे या तो फिर एकदम पतले हो गए होगे। अधिकतर केस में पतले ही होते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो हमारे अंदर के जो क्या बोलना चाहिए कि वो जो हार्मोन होते हैं, लैंगिक जो हार्मोन होते हैं, सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं, वो डेवलप होना चालू हो जाता है, वो धीरे धीरे शरीर में प्रसारित होता है, बहता है। तो उस दौरान क्या होता है, हमारी जो अवस्था है थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है बढ़ने की, बढ़ती नहीं है, लेकिन इस अवस्था में जो किशोरावस्था हम लोग जो बोलते हैं, एडोलेसेंस जो स्टेज होता है, इस स्टेज में जिसको हम लोग टीन एज भी बोलते हैं, उस स्टेज को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का, मैच्योरिटी का लेवल बोलते हैं, प्यूबर्टी मतलब यौवन बोलते हैं, या मैस्टुरेशन जो महावरी जो चलता है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं उस अवस्था को यौवन। यौवन की अवस्था से वो बच्चा गुजर रहा होता है, इस दौरान उसके शरीर में ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है और हार्मोनल चेंजेस बढ़ते रहते हैं, तो ये यौवन की घटना होती है, यौवन कहलाता है। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, ये आपकी जजमेंट पर डिपेंड करता है ऐसे क्वेश्चन, तो ये पूछता ही है। अगला, शुक्राणुओं का निर्माण खालिस्तान में होता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, यूरेटर में होता है, टेस्टिस में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, स्क्रॉटम में होता है। स्क्रॉटम में किस में होता है ये? तो शुक्राणुओं का जो निर्माण है ना भैया, ये आपके होता है अंडकोश की थैलियों में। एक जोड़ी अंडकोश पाया जाता है मनुष्यों के अंदर, मनुष्यों में मतलब पुरुषों में विशेषकर एक जोड़ी अंडकोश पाए जाते हैं। ये शरीर के नीचे पर दो इस प्रकार से अंडकोश की थैलियां होती हैं, जिसमें से ये निकलता है, और जो आपकी ये वाली नली होती है, क्या बोलना चाहिए इसको, कि हमारा जो यूरेथ्रा होता है या फिर
यूरेटर बोलते हैं मूत्रवाहिनियां या फिर यूरेथ्रा, जिसके माध्यम से हम लोग डिस्चार्ज करते हैं यूरिन को। सिस्न बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पेनिस बोलते हैं। इसी के माध्यम से ये जो नलियां होती हैं ये जाती हैं, इनसे जुड़ी होती है। हमारा मूत्र मार्ग जो होता है, यूरेटर जो होती है मूत्रवाहिनियां, वो भी उसमें होती है। और साथ में हमारा जो स्पर्म जहाँ से डिस्चार्ज होता है वो वाले भी नस या फिर बोलूँ तो नलियां, नली जो डक्ट होते हैं वो इसमें आकर जुड़ते हैं और यहीं से वो डिस्चार्ज किया जाता है बार बार। ठीक है, तो बनता यहाँ पर है स्पर्म, स्पर्म का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका या अंड कोशिकी थैलिया बोलते हैं। तो इसको याद रखना। इसी से आगे ये जाता है, एक जगह पर स्टोर होता है। इसी नसों के ऊपर में प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है, विसरण ग्रंथि जिसको बोलते हैं। ये सब ध्यान में रखना। अगला, और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो सभी चैप्टर्स को तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाओ। 18वां क्वेश्चन, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो भ्रूण भैया एम्ब्रियो स्टेज में जो होता है ना, एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए जो पोषक के रूप में हम लोग जो प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन, वो कहाँ करते हैं? बीजांड के रूप में, अंडाशय के रूप में, भ्रूणपोष या युग्मनज। तो भ्रूणपोष एम्ब्रोनिक फ्लूइड बोलते हैं। जो एम्ब्रोनिक फ्लूइड है वो लगातार माता से बच्चे में, एम्ब्रियो में जाते रहता है प्लेजेंटा के माध्यम से। और लोग जो होते हैं, लोग बोलना चाहिए, बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं। तो याद रखना, भ्रूणपोष बोलते हैं इंग्लिश में, एम्ब्रोनिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रोनिक फ्लूइड। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महिला जनन अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने सबसे बताया था आपका ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी से निकलता है आपका जो फैलोपियन ट्यूब, जिसके माध्यम से हमारे क्या आते हैं? एग्स आते हैं। कहाँ पर आते हैं ये एग्स? हमारे यूटेरस पर आते हैं। तो ये तीनों तो हमारे मेन क्या थे? ये हमारे तीनों मेन ऑर्गन थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये नहीं था तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों नहीं था? नहीं था वही पूछा है, क्यों नहीं है? तो वैस डेफरेंस जो होता है, शुक्रवाहिका जो होती है वो यहाँ पर अंडकोश जो होते हैं हमारी, जिसमें स्पर्म डेवलपमेंट होते हैं, यहाँ से निकलती है। और यही जो नलिया रहती है, डक्ट रहता है, वही वैस डेफरेंस शुक्रवाहिका कहलाती है। तो ये मेल ऑर्गन सिस्टम का पार्ट होता है, ना कि फीमेल का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन, किसमें होंगे? तो प्रोड्यूस्ड होते हैं आपके किसमें भैया? अंडाशय में, ओवरी में। ये हमारे पेट के जो हमारा स्टमक एरिया रहता है उसके दोनों साइड मौजूद रहते हैं फीमेल के अंतर्गत। तो वहां पर ये चीज रहता है ओवरी। ठीक, तो ये चीज को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न 21वां, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? द रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो आर कॉल्ड। क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? मादा युग्मक, जुगेमेट, नर युग्मक या सम युग्मक? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका मादा युग्मक। अब ऐसा क्यों है सर भोजन संग्रहित करने वाला? अरे तो किसके अंतर्गत एम्ब्रियो बनेगा? किसके अंतर्गत एम्ब्रियो को पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? मादा के अंतर्गत। तो मादा युग्मक ही तो काम में आएगा, फीमेल गैमेट। तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। अब ये मादा युग्मक स्पेशली ये ऑप्शन पर डिपेंड करता ना। अब पहले क्वेश्चन में तो सर आपने प्लेजेंटा बोला था, हाँ प्लेजेंटा ही राइट आंसर है। एक्चुअल में उसका नाम ही प्लेजेंटा होता है। बीजांड जो बोले थे हम लोग ना, बीजांडासन ऐसे करके कुछ वर्ड था हिंदी में जिसको मैंने बोला था प्लेजेंटेशन। आप प्लेजेंटा आपको याद रखना है। अब ऑप्शन में आपको देख लो कहीं पर भी कुछ दूसरा चीज दिख रहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ तो वर्ड ही नहीं है। बचा क्या? फीमेल गैमेट, क्योंकि फीमेल गैमेट के माध्यम से ही तो ये डेवलपमेंट हुआ था। तो इसलिए प्लेजेंटा ये तो ऑप्शन में है, तो यही राइट आंसर है। ये नहीं है तो आपको फीमेल गैमेट लेकर चलना है। ठीक, तो आपको किसी प्रकार से ऑप्शन है, अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर ऐसे ऑप्शन भी दिखेंगे तो आप बना पाओगे। अगला प्रश्न, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है भैया? अंडकोश की थैलियों में। ठीक, तो ये याद रखना, ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। भोजन संग्रहित करना वर्ड भी जुड़ा है, भोजन कहाँ से मिलता है ये रहेगा तो प्लेजेंटा तो जरूरी है। संग्रहित करने के लिए बोल रहा है तो फीमेल गैमेट भी आप याद रखना। संग्रहित वर्ड आया तो फीमेल गैमेट लेकर चलना। ठीक है, चलो प्लेजेंटा से ट्रांसफर होता है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीने में होता है? आप ये कमेंट करके बता देना यार। 9 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 8 महीने। एक्चुअल टाइम पीरियड को बताना कि परफेक्टली कितना समय लगता है, 9, 7, 10 या 8। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा 23वें नंबर का। पिछले वीडियो को भी ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, किस किस स्टूडेंट ने उसके जवाब दिए हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। और क्लास के साथ लगातार इसी तरीके से जुड़े रहा करो। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम लोग डालते हैं, चाहे वो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से हो, चाहे जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोशिश किया जा रहा है कि तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चांदनी जी ने यहाँ पर बताया क्वेश्चन नंबर 32 का रेबीज सही है, रेबीज के कारण होता है। और 38 का पूछा गया था कि विश्व कैंसर दिवस का 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। ठीक है, 38 का 1 दिसंबर सही है। 32 का सी रेबीज, रेबीज इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़िया। मीनू जी ने बताया था, रेनू जी ने बताया है, चित्रेखा साहू जी ने बताया, सेवती मतलाम जी ने बताया। ठीक है, चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, ताकि आप लोग इस क्लास के साथ जुड़े रहें। और इसी तरीके से जवाब देते रहोगे तो क्लास के साथ जुड़ाव आपका बढ़ते रहेगा। ठीक, और चीज़ें वहीं पर के वहीं याद हो जाएगी, क्योंकि आप लोग एक्टिव हो। कमेंट करने का मतलब ये बस नहीं होता कि कमेंट में हमको दिखाना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं। वो तो व्यू में दिख ही जाएगा। कमेंट आप नहीं भी करोगे तो भी दिख जाएगा। कमेंट करवाने का मेन मकसद रहता है ताकि आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करो। और लाइक करवाने का मकसद रहता है ताकि मैं मोटिवेटेड महसूस करूं, जो कि आप लोग कम करते हैं। ठीक, तो लाइक अच्छे से कीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती हैं वंशागत, परिवर्तित, संशोधित या कम। क्या हो सकता है? तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या होती है? अरे भैया, जब बच्चा पैदा होते रहता है तो उस दौरान अगर कुछ हो रहा है तो वो तो आपकी सारी के सारी क्या होंगी? वंशानुगत होगी। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स के माध्यम से उसमें परिवर्तन आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल तुरंत बच्चा होने वाला है और उसके अंदर में कुछ भी चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा सही, ठीक, चेंजेस आ जाएंगे, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तो ये वंशागत ही होता है, इनहेरिटेड, हेरिडिटी के माध्यम से ही चेंज होते हैं। जेनेटिकली ही बदलाव होने के कारण ही बच्चे में क्या होगा? परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ बीमारियां लग जाती हैं या कुछ अंग का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ये सब होता है। चलो अगला प्रश्न। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है? तो यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कैसे होता है? उनके सभी वंशाणु का एक चौथाई भाग, उसके वंशाणु का आधा भाग, या उनके वंशाणु का 3/4 भाग क्या होता है? तो इसका जो होगा आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी माता पिता लैंगिक जनन में मेल और फीमेल, माता और पिता के नाम से अगर बोले हम, तो जब वो लैंगिक जनन करते हैं तो उस दौरान जो उनके पूरे रिप्रोडक्शन में जब चालू होता है, तो मेल हो या फीमेल, मतलब बच्चा लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, इस दौरान जो होते हैं उनके अभिभावक के पूरे आधे, पूरे नहीं आते, आधे आधे भाग एक सेकंड, तो आधे भाग, हाफ ऑफ हिज जीन्स जो है, आधे भाग जो है वही बस केवल क्या हो सकते हैं? भाग लेते हैं। तो योगदान आधे भाग का रहता है। क्यों? क्योंकि एक के पास भी 23 जोड़े हैं, दूसरे के पास भी 23 जोड़े हैं, लेकिन बच्चा जो पैदा होता है वो 23 जोड़े का होता है, टोटल 46 जोड़े का तो नहीं होता। मतलब इसके आधे भाग आते हैं और इसके आधे भाग आते हैं, तो आधे भाग का ही योगदान होता है। तो आधा भाग आता है, हाफ ऑफ हिज जीन्स। चलो, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल? एग, स्पर्म, बीजांड या अंडाशय? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना भी है। 26वें नंबर का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा क्या होते हैं? 2 स्पर्म्स ऑफ अ मैन कंबाइन विथ 2 एग्स ऑफ अ वुमन, द ट्विंस फॉर्म आर। देखो, बच्चे कभी कभी जुड़वे पैदा हो जाते हैं, कारण क्या रहता है? ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, जब 2 स्पर्म 2 अंडे के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तब जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। जुड़वे कहने का मतलब है कि दोनों अलग अलग पैदा होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका शरीर का कुछ भाग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग रहेंगे। लेकिन कुछ स्थिति में आप देखोगे कि उनके
दोनों एक तरफ से वो लोग बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, कभी कभी आप देखोगे। तो ये अलग केस है। इस केस में बनते हैं जब एक एग के अंतर्गत दो स्पर्म एक्टिव हो जाए। तो ऐसे तब पैदा होते हैं अलग अलग, जब दो अलग अलग स्पर्म अलग अलग एग्स पर एक्टिवेट होते हैं, तब ये दोनों अलग अलग केस है। लेकिन अभी हमको ये वाला केस पूछ रहा है, बढ़ने वाले जुड़वा क्या कराएंगे, संयुक्त कराएंगे? नहीं, संयुक्त वाले तो वो हो जाते हैं जब दो स्पर्म एक एग के अंदर होते हैं। समरूप या भ्रातृ हो सकते हैं? नहीं, समरूप क्यों होंगे, आइडेंटिकल हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सेम टू सेम आपके नहीं दिख पाएंगे उन लोग, या सेम टू सेम दिखेंगे भी तो थोड़ा बहुत आपको उसमें चेंजेस दिखेगा। तो ये जो होते हैं ना, उसको हम लोग आइडेंटिकल ना मानते हुए या दोनों में से कोई एक ना मानते हुए, एक्चुअल में जिसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग बोलते हैं फेरेटरनल, इंग्लिश में फेरेटरनल भ्रातृ बोलते हैं। कारण के तात्पर्य क्या होता है इसका सर? जैसे मैं हूं और मेरे भाई हैं, हम लोग दिखने में हूबहू शायद दिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जुड़वा नहीं होंगे, हम लोग आइडेंटिकल नहीं होंगे। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग अलग अलग डिफरेंस में पैदा हुए हैं। बट कभी कभी बच्चे एक साथ पैदा होते हैं ये वाले घटनाओं में, लेकिन ये वाले घटनाओं में भी पैदा एक साथ हो रहे हैं, लेकिन वो एक ही माता और पिता की संतान होने के कारण भ्रातृ रूप में उनको जाना जाता है, फ्रेटर्नल बोला जाता है, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे। आइडेंटिकल समरूप करने का मतलब होता है कि हूबहू, एकदम हूबहू जब चीजें आ जाती हैं तो उसको बोलते हैं। तो ये फ्रेटर्नल के अंतर्गत आते हैं। बाकी उतना डिटेलिंग में आप मत जाओ, याद रखना फ्रेटर्नल बोलते हैं क्योंकि 1 by 1 वो पैदा होते हैं, न कि साथ में ज्वाइंट रूप से पैदा नहीं होते, 1 by 1 पैदा होते हैं, जिसको फ्रेटर्नल बोला जाता है, भ्रातृ बोला जाता है। अगला प्रश्न, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन सेट ऑफ प्यूबरिटी इन वुमेन? तो इस दौरान जो होता है वो आपका FSH होता है, FSH, इसको शॉर्ट फॉर्म में FSH बोलते हैं, मैं इसी से याद रखा हूँ, आप भी इसी से याद रखना, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो यौवन के दौरान ना, जब नया नया क्या बोलना चाहिए कि महिलाएं या एक लड़की वयस्कता की ओर आगे बढ़ती है, तो यौवन के समय में उसके अंतर्गत ये पुटकोदीपक हार्मोन, ये बोल सकते हैं पुटकोदीपक हार्मोन, ये हिंदी में बोलना है तो, लेकिन इंग्लिश याद रखना, इंग्लिश ज़्यादा जरूरी है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके पीनियल ग्लैंड नहीं, मास्टर ग्लैंड के द्वारा ये हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल किया जाता है। तो ये FSH है, यही इनके अंतर्गत क्या करता है, चेंजेस लाता है, कायिक परिवर्तन लाता है, आवाज को पतला मोटा जो परिवर्तन होता है इसी के माध्यम से होता है। तो महिलाओं में जो होता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में आमतौर पर अलिंग सूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? अलिंग, तो भैया अलिंग के जोड़े की संख्या कितनी होगी? अलिंग कहने का मतलब है कि ये अलग अलग होंगे, ठीक है, नाम में लिख ही दिया ना अलिंग करके, ठीक है। ऑटोसोम्स बोल सकते हैं, ऑटोसोम्स, इंग्लिश में ऑटोसोम्स, शायद अब अच्छे से समझ पाओ। ऑटोसोम्स जो होते हैं तो 22 जोड़े होते हैं, सबको मालूम है। एक जोड़ा बस अलग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल, ठीक। तो ये वाला जो होता है क्या होता है, ये तो XX होगा या फिर XY होगा, यही एक अलग होता है, बाकी 22 के 22 जोड़े तो समान होते हैं, तो वही बोल रहा है। और अलिंग बोलने का यही मतलब है कि लिंग सूत्र का बोलते हैं तो सेक्सुअल जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो एक होते हैं, बाकी सब 22 जो होते हैं अलिंग होते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, 22 समान होते हैं, महिलाओं में भी उतने ही रहेंगे, पुरुषों में भी उतने, चाहे बच्चा लड़का हो या वो लड़की हो, ये 22 सेम रहते हैं। तो वो जो सेम रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स, नंबर ऑफ 20 पेयर। चलो अगला प्रश्न, शुक्राणु अस्थायी रूप से खालिस्तान में रहते हैं, तो ये शुक्राणु जो अस्थायी रूप से रहते हैं वो आपके रहते हैं अधिवृषण ग्रंथि में, ये स्टोर्ड रहता है, बन तो जाता है ये कहाँ पर, जो आपका अंडकोश रहता है वहां पर बनता है, लेकिन बनने के बाद ये आगे चलकर एपिडिडिमिस में स्टोर रहता है, किसमें, एपिडिडिमिस में। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये क्या बोलना चाहिए कि हमारा जो शुक्रवाहिका है इसके माध्यम से यहाँ जाकर स्टोर रहता है, ठीक। बनेगा कहाँ, आपके अंड कोशिकाओं में बने, उसके बाद शुक्रवाहिकाओं से वायरस डिफरेंस होते हुए अधिवृषण में जाकर रहता है, फिर वहां जाकर आगे बढ़ता है वो, ठीक है, याद रखना जब डिस्चार्ज होने वाला रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो स्पर्म कहलाती है, अभी मैंने कुछ समय आपको पढ़ाया था, सॉरी स्पर्म बोलता हूँ, ओवम कहलाती है, क्या कहलाती, ओवम, जो एग होती है महिलाओं का जो होता है ना, फीमेल गैमेट जो रहता है, फीमेल गैमेट जो रहता है वो सबसे बड़ा रहता है, और सबसे छोटा अगर पूछे तो स्पर्म होता है। तो पूरे मनुष्य में सबसे छोटा अगर कुछ है तो स्पर्म है, और सबसे बड़ा कुछ है तो वो सेल के रूप में, ऑर्गन के रूप में नहीं, नहीं किसी
क्या बोलना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पार्ट्स के रूप में नहीं, केवल और केवल सेल के रूप में। तो सेल के रूप में सबसे बड़ा है ओवम या एग, और सबसे छोटा है स्पर्म या शुक्राणु। अगला प्रश्न क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्त्रावित किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जो स्त्रावित होने वाला हार्मोन होता है हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जिसको जानते हैं रिलैक्सिन के नाम से। क्या नाम से जानते हैं, रिलैक्सिन के नाम। ऑक्सीटोसिन ये नहीं होता, प्रोलैक्टिन नहीं होता, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये वृद्धि हार्मोन के अंतर्गत आप ले सकते हैं जब वृद्धि हो। मेन जो गर्भावस्था के समय हम लोग देखते हैं वो होता है आपका रिलैक्सिन होता है। क्या होता है, रिलैक्सिन, याद रखना, रिलैक्सिन। अगला, शुक्राणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन या सोमेस्टोस्टैटिन, प्रोटीन, फ्रक्टोज। तो जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु, इसके साथ में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ये चिपचिपा पदार्थ पुरुषों के वही जो अधिवृष्ण बोला था ना, जहां पर जाकर स्टोर होता है, वहां पर जब स्टोर होता है तो उनको पोषण के लिए एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, डेवलप्ड होता रहता है। ये जो चिपचिपा पदार्थ रहता है वो फ्रक्टोज रहता है। क्या रहता है, फ्रक्टोज। पूरी तरीके से फ्रक्टोज नहीं रहता, फ्रक्टोज की मात्रा उसमें रहती है जो कि ऊर्जा देने का काम करती है। तो शुक्राणु के लिए फ्रक्टोज जो है वो क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है, ध्यान में रखना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को, सेशन को शेयर कर देना, लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, और कमेंट करना जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसके। लास्ट क्वेश्चन है इस हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है। हर सेशन में अपने 30, 35, 40, किसी में 50 ऐसे क्वेश्चन कराते आता हूँ, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखने की आवश्यकता है वहां ज्यादा रखना है, जहां कम है कम रख रहे हैं। मिक्स टाइप के क्वेश्चन ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल वन लाइनर आपको क्वेश्चन, कहीं पर कथन वाले भी देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको जजमेंट वाली क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको सिंगल लाइनर, वन लाइनर, जैसे कि बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, ऐसे भी मिलेंगे। तो विस्तृत रूप से सभी क्वेश्चन को लाया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो, अगर वापस से वो पढ़ाई में जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट अगर छूट गया तो मोटिवेशन का काम हम लोग तो करते ही रहते हैं, वीडियोस आते रहते हैं, आप लोग भी करते रहिए ताकि वो जुड़े रहें। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में असत्य, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट? पहला है मूत्राशय के नीचे स्थित होता, नहीं, मूत्राशय के नीचे ये स्थित नहीं होता। ठीक है, सॉरी, मूत्राशय के नीचे स्थित होता है, सही है। ये हमारे जो मूत्राशय बोलना चाहिए गॉल ब्लैडर, सॉरी गॉल ब्लैडर बोलता हूँ, ये जो हमारा ब्लैडर रहता है ना, यूरिन वाला, जहाँ पर हमारा यूरिन स्टोर होता है, इसी के नीचे यहाँ पर रहता है। ये यहाँ पर रहता है, ये रहता है हमारे यहाँ पर, ये जो यहाँ पर हमारा स्पर्म कलेक्ट रहता है ना, अधिवृषण जो मैंने बोला था, उसी के ऊपर में ये स्थित रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन ये इसके ऊपर में और इसके नीचे में रहता है, सही है। तो लोकेटेड बिलो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हमारे मूत्राशय के नीचे में स्थित रहता है, लेकिन अधिवृक्क या वृषण ग्रंथि के ऊपर में स्थित रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सही था, गलत बोल रहा था मैं, लेकिन ये सही है, सही है ये। अगला देखते हैं, स्त्राव पतला और दूधिया रंग का होता है, सही है। जो हमारा स्त्राव जो होगा पतला और दूधिया रंग का होता है, ये भी इसमें सही बात है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड में एक प्रकार का हार्मोन आपका रिलीज होता है, उसके बारे में भी बोल सकते हैं। आगे, शुक्राणु का गतिशीलता बढ़ाने में कार्य करता, हाँ गतिशीलता बढ़ाता है, एक्टिवेट रखता है उसको, जो इसकी स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। फिर स्त्राव में अम्ली, इसकी प्रकृति अम्ली होती नहीं, यही गलत है, प्रकृति अम्ली नहीं होती इसकी, एसिडिक नेचर नहीं होता, ये एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन, ये एल्कली नेचर का, क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। हमारे शरीर में जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट है, अगर उसमें एसिड वर्ड नहीं जुड़ा है तो बेसिकली वो क्या होता है? एल्कलाइन नेचर का ही होता है। ठीक, ये ध्यान में रखना चाहिए। हमारे स्लाइवा की बात करें तो स्लाइवा में एसिडिटी होती है, इसका पीएच वैल्यू आपका एसिडिक की तरफ ही जाएगा। लेकिन हार्मोन्स में आप देखोगे या बहुत सारी चीजों में देखे तो ये हमारा एल्कलाइन नेचर का होता है। यहाँ पर लिखा था अम्ली, जो कि गलत है, और असत्य चुनने बोला था तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहता है, लेकिन अधिवृषण ग्रंथि के ऊपर रहता है, याद रखना। स्त्राव में पतला और दूधिया रंग का होता है, शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाता है, यूरेथ्रा के आसपास ही ये डिस्चार्ज किया जाता है, याद रखना। क्या? प्रोस्टेट हार्मोन जो रहते हैं वो यूरेथ्रा जो हमारा होता है ना, मूत्र मार्ग के आसपास, उसी के आसपास ये डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, और स्त्राव प्रकृति में ये अम्ली होता है, याद रखना। सॉरी, क्षारीय होता है, ये अम्ली नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होता है? क्षारीय होता है। हमको गलत चुनने बोला था तो यही गलत है, जो कि अम्ली लिखा हुआ है। ठीक,
तो ये थे 35 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। सेशन को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, है ना। और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद।